अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई लिख ली थी हमने, और सबसे ज्यादा सीमा कौन से राज्य के साथ में किस देश की लग रही है, और सबसे कम सीमा किस देश के साथ लग रही है, वो बात हमने कर दी। आज अपने सबसे पहले बात करते हैं भारत पाकिस्तान सीमा। भारत पाकिस्तान सीमा। भारत पाकिस्तान सीमा की अपने बात करें तो ये जो सीमा है, यहां से लेकर के गुजरात में यहां तक जो सीमा लगती है, ये पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा लगती है। एटलस में अपने निकाल लेते हैं इसको। इसमें अपने देखते हैं भाई, सबसे ऊपर है लद्दाख, लद्दाख के बाद में है जम्मू कश्मीर, उसके बाद में है पंजाब, उसके बाद में है राजस्थान, और उसके बाद में है गुजरात। ये सीमा लग रही है। अब इस सीमा का निर्धारण कैसे हुआ, थोड़ी ये बात भी कर लेते हैं। तो भारत पाकिस्तान सीमा का जो निर्धारण किया गया था, वो निर्धारण किया गया था 14 से 17 अगस्त 1947 में। एक आयोग था, इस आयोग का नाम था, कौन सा आयोग था, सीमा आयोग। और इस सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन था, इस सीमा आयोग का अध्यक्ष था सर सिरिल रैडक्लिफ। देखो, भारत पाकिस्तान सीमा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है, थोड़ी सी अपने बात को समझ लेते हैं। जब भारत आजाद हो रहा था, उसी समय भारत के अंदर क्या है, दो राष्ट्रों की मांग उठ रही थी धर्म के आधार पे। एक हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान। इन दो राष्ट्रों की मांग शुरू होती है, लेकिन महात्मा गांधी इसके विरोधी होते हैं। महात्मा गांधी इसकी इजाजत नहीं देते। लेकिन बाद में मामला इतना बढ़ जाता है कि हिंसा होने लगती है। हिंसा होने लगती है तो सारा जो प्रशासनिक ढांचा है वो खराब होने लग जाता है भारत का। तब उसमें जो अपने गवर्नर जनरल थे, उनका नाम क्या था, माउंट बेटन। माउंट बेटन। माउंट बेटन जो इंग्लैंड की संसद है, वहां से एक प्रस्ताव पारित करवाते हैं, और जिसके तहत दो राष्ट्रों की मांग को क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है इंग्लैंड की संसद के द्वारा। और इसे स्वीकार करने के बाद में 15 अगस्त या 14 अगस्त की शाम को जो भारत और पाकिस्तान को आजाद करने की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से पूरी होने वाली होती है, उसी समय जब दो राष्ट्र तो बन रहे हैं, लेकिन उनकी सीमा को लेकर के अभी कोई समझौता नहीं भी, कहां पाकिस्तान होगा कहां भारत होगा, इनके बीच की सीमा क्या होगी। तब एक आयोग बनाया जाता है, उस आयोग का नाम क्या है, सीमा आयोग। और इस सीमा आयोग के द्वारा, सीमा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, सर सिरिल रैडक्लिफ को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। और इनके द्वारा जो उस समय का हिंदुस्तान का मैप था, उस पर पेन से एक सीमा का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है, जिसे वर्तमान में हम किस रेखा के नाम से जानते हैं, रेड क्लिफ रेखा के नाम से इसे जाना जाता है। तो इस प्रकार से एक रेखा बनाई जाती है, इस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। ये भारत और पाकिस्तान, कौन से भारत और पाकिस्तान थे, तो ये भारत और पाकिस्तान 1947 के भारत और पाकिस्तान थे। इस समय पाकिस्तान को जो क्षेत्र दिया जाता है वो दो भागों में दिया जाता है। दो भाग कौन कौन से होते हैं,
एक तो होता है मुख्य या पश्चिमी पाकिस्तान, और जो दूसरा होता है वो कौन सा होता है, पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान में कौन सा भाग आता है, बंगाल वाला भाग आता है। बंगाल के दो टुकड़े होते हैं, ये इस प्रकार से पहले बंगाल होता था। इस बंगाल का पश्चिमी भाग तो भारत में आ गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पश्चिमी बंगाल। और जो पूर्वी बंगाल है, बंगाल का पूर्वी भाग है, ये किधर चला गया, विभाजन के समय पाकिस्तान में चला गया। तो जो रेड क्लिफ रेखा थी वो यहां से लेकर के यहां तक तो सीमा बनाती थी, इसके अलावा यहां से लेकर के और ये जो सीमा है, ये सीमा भी रेड क्लिफ रेखा बनाती थी, क्योंकि सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था, सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। तो जरूरी नहीं है कि कभी प्रश्न आए उसमें यही पूछा जाए कि जो रेड क्लिफ रेखा है वो किन दो देशों के मध्य, तो हो सकता है ऑप्शन में पाकिस्तान आपको नहीं मिले, उसके जगह वर्तमान का बांग्लादेश भी आपको मिल सकता है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश की सीमा का निर्धारण, क्योंकि बांग्लादेश तो बाद में बना है, पहले तो पूर्वी पाकिस्तान था वो, तो उसकी सीमा का निर्धारण भी किसके द्वारा किया गया, सीमा आयोग के द्वारा किया गया था। इसलिए वहां भी कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है, जिसके बारे में अपने आगे पढ़ लेंगे। तो एक बार तो अपने पढ़ रहे हैं कि भारत पाकिस्तान की सीमा 14 से 17 अगस्त 1947 के बीच में निर्धारित की गई, इसके लिए एक आयोग बनाया गया था, आयोग का नाम था सीमा आयोग, और सीमा आयोग के अध्यक्ष थे सर सिरिल रेड क्लिफ, और इसीलिए इनके द्वारा जिस रेखा का निर्धारण किया गया था वो कौन सी रेखा कहलाती है, रेड क्लिफ रेखा भी कहलाती है। अब आप देखो कि यहाँ पर सबसे ऊपर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश आता है, लद्दाख आता है। लद्दाख के बाद में जम्मू कश्मीर आता है केंद्र शासित प्रदेश, और उस जम्मू कश्मीर के बाद में यहां से जो इस प्रकार से सीमा शुरू हो जाती है, किसकी शुरू होती है, पंजाब की, और पंजाब के बाद में ये जो सीमा है ये है राजस्थान की, और राजस्थान के बाद में ये जो सीमा रह गई है गुजरात की। तो पाकिस्तान के साथ में राजस्थान के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, 3 राज्य सीमा बनाते हैं। कितने राज्य सीमा बना रहे हैं, 3 राज्य, और 2 क्या बना रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश सीमा बना रहे हैं। ध्यान रखनी है, बात ध्यान रखनी है कि 2 तो केंद्र शासित प्रदेश है और 3 क्या है, राज्य है। रहेगी ये बात याद। तो एक तो आपको जो मैप आपने ले रखे हैं उसमें मैप के अंदर आप इसे भर दीजिए कि पाकिस्तान के साथ जो सीमा लग रही है उसमें 2 तो केंद्र शासित प्रदेश है और 3 राज्य है। बर्दाश्त है, क्या दिक्कत, ये जो सीमा लग रही है आगे बात कर लेते हैं इसमें। पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है, 3,300 3,323 किलोमीटर है क्या, कितनी है, कल लिखी है ना हमने, हाँ 3,323, 3,323। अब आगे बात करें हम, ये नॉर्मल बात है कि इतनी सीमा लगती है, सीमा से प्रश्न आएगा तो ठीक है कि 3 राज्य है, 2 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें सबसे ज्यादा सीमा वर्तमान में राजस्थान की लगती है, 1,070 किलोमीटर राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं अपने, पता है। अब इसके बाद में अपने पाकिस्तान के साथ विवाद क्या है, अपना तो भाईचारा अच्छा है पाकिस्तान के साथ, नहीं है, लाडला है, लाडला पाकिस्तान है।
लिखो भाई, भारत पाक सीमा विवाद। बड़ी बड़ी अपने को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इन बातों से बहुत बार प्रश्न है वो पेपर में आते रहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे विवादित जो मुद्दा रहता है वो है पीओके। पहले मुद्दे पे बात करते हैं अपने पीओके। पीओके का मतलब है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, या हिंदी में इसे बोल सकते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। एक ही बात है दोनों की। पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर का मतलब क्या है कि वो भूमि तो भारत की है, लेकिन उस भूमि के ऊपर कब्जा किसने कर रखा है, अधिकार किसने कर रखा है, पाकिस्तान ने अधिकार कर रखा है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, पाक अधिकृत कश्मीर। कब्जा कैसे किया, बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हम और पीछे चलते हैं, हम चलते हैं 3 जून योजना पर। 3 जून योजना, आप जब राजनीति विज्ञान पढ़ोगे तब उसके अंदर आप 3 जून योजना पढ़ोगे। जब भारत का एकीकरण चल रहा होता है, भारत आजाद हो रहा होता है, उसी चरण के अंदर एक योजना आती है 3 जून योजना। 3 जून योजना के अंदर होता क्या है, 3 जून योजना के तहत ही एक प्रकार से क्या है, मान लो कि इस समय भारत के अंदर जब भारत आजाद होने वाला था तब इसमें 2 प्रकार का सिस्टम था। कौन कौन से 2 सिस्टम थे, एक तो ऐसे क्षेत्र थे जहां अंग्रेजों का अधिकार था, जिसे अपने बोल सकते हैं ब्रिटिश भारतीय प्रांत। क्या बोलते हैं उसे, ब्रिटिश भारतीय प्रांत। यानी कि जैसे जैसे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो वर्तमान के अंदर पाकिस्तान में आता है ना, तो वहां अंग्रेजों का अधिकार था। जैसे बंबई प्रांत था, अंग्रेजों का अधिकार था। बंगाल प्रांत था, अंग्रेजों का अधिकार था। राजस्थान के अंदर आते हैं राजपूताना में, मेवाड़, मारवाड़, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, ये सारा जो भाग है, यहाँ अंग्रेजों का अधिकार था क्या, अंग्रेजों का अधिकार नहीं था। यहाँ राजाओं का अधिकार था। भारत के जो राजा थे, जो छोटे छोटे राजा थे, जिसे जिसे देशी राजा अपने बोलते हैं, देशी रियासतें बोलते हैं, छोटी छोटी रियासतें होती थी, छोटे छोटे राज्य होते थे, उनका अधिकार था। तो एक जो भाग था भारत के अंदर उस समय, वो देशी रियासत के रूप में था। ठीक है, अब कहानी क्या होती है, अब कहानी होती है कि 3 जून जो योजना है, जिसे अपने माउंटबेटन योजना के नाम से भी जानते हैं, इस योजना के तहत ये कहा गया था माउंटबेटन के द्वारा कि भले तो आप भारत में मिल जाओ, भले ही आप कहां मिल जाओ, पाकिस्तान में मिल जाओ, अगर आप इन दोनों में नहीं मिलना चाहते तो आप क्या रह सकते हो, स्वतंत्र रह सकते हो। लेकिन इन ये बात तो किसको कही गई थी, इन देशी रियासतों के राजाओं को कही गई थी कि आपको छूट है, भारत में मिलो, पाकिस्तान में मिलो, या अपना स्वतंत्र राज्य रखो, हमें कोई एतराजगी नहीं। लेकिन जो ब्रिटिश प्रांत है, जो सीधे अंग्रेजों के अधीन थे, जहां पर भारत में राजा नहीं थे, उनका कुछ हिस्सा है वो पाकिस्तान को मिलेगा, कुछ हिस्सा है वो भारत को मिलेगा। ये कहानी होती है। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो भारत को मिलना था वो भारत को मिल गया, जो पाकिस्तान को मिलना था वो पाकिस्तान को मिल गया। दिक्कत तो यहीं से होती है, अपने एक रियासत, रियासत का नाम क्या है, कश्मीर। कश्मीर ने जब वो शर्तें देखी, तब कश्मीर ने कहा कि न तो हम शामिल होंगे भारत में, न हम शामिल होंगे पाकिस्तान में, हम तो अपना अलग ही देश रखेंगे, देश का नाम होगा कश्मीर। अंग्रेजों ने कहा ठीक है, रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जानो, आपका काम जाने, हम तो जा रहे हैं वापिस इंग्लैंड, भारत में मिलो देख लो, पाकिस्तान में मिलो तो देख लो। तो इन्होंने कहा कि हम तो अलग ही रहेंगे। अब
लगभग एकीकरण का सारा सिस्टम है वो चल रहा था। अब जो चोर होता है, चोर के मन में क्या होती है, चोरी की रहती है हमेशा कि चोरी कैसे की जाए। तो इसी समय क्या किया जाता है, यहाँ का राजा कौन होता है कश्मीर का इस समय, हरि सिंह नाम का राजा होता है इस कश्मीर का। हरि सिंह शायद सुना है मैंने तो, हरि सिंह। तो अब पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने धीरे 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 इस कश्मीर के ऊपर चढ़ाई कर दी एक प्रकार से। तो कश्मीरी क्षेत्र दो भागों के अंदर बटा हुआ था, दो क्या तीन ही मान लो आप। कौन से दो तीन भाग थे उनको देख लेते हैं अपने। पहले यहां तक नोट कर लिया क्या आपने, ये जो बातें मैंने बताई है ये नोट करनी है बिल्कुल अपने को। ऐसे भी 3 जून योजना, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके अंदर कितनी शर्तें थी देशी रियासतों के लिए, 3 शर्तें। देशी रियासतों को कहा गया था कि आप भारत में मिल सकते हो, या आप पाकिस्तान में मिल सकते हो, या आप क्या है स्वतंत्र रह सकते हो। तब इसमें 2 रियासतें होती है, एक तो है हैदराबाद और एक कौन सी है, कश्मीर। ये दोनों एक बार, जो हैदराबाद का जो मंसूबा था वो तो क्या पाकिस्तान में मिलने का ही था, लेकिन अब ऐसे बोल दे हैदराबाद यहाँ पे कि मैं पाकिस्तान में मिलूंगा, तो भारत वाले कूट के मार दे। पाकिस्तान आसपास ही नहीं है, बीच में हैदराबाद, यहाँ कैसे मिले पाकिस्तान में। तो इन्होंने कहा कि हम एक बार क्या रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो ये 2 रियासतें आती है अलग जो स्वतंत्र रहती है। यहां तक नोट कर लीजिए, फिर अपने कश्मीर का मैप बना करके आगे समझते हैं बात। ये दरवाजा तो बना ही लिया। ये ऐसे कश्मीर है, यहां तक मान लो कि ये कश्मीर है। अब इसमें ये वाला जो भाग था, ये वाला भाग, इस वाले भाग में मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा थी, और ये वाला जो भाग था इसमें हिंदू जनसंख्या सर्वाधिक थी। और ये वाला जो भाग है इसमें कौन सी जनसंख्या थी, बौद्ध जनसंख्या सर्वाधिक। ये कहानी होती है यहाँ पे। और राज्य एक ही है और राज्य का राजा है हिंदू। अब जब विभाजन होता है, विभाजन के बाद में पाकिस्तान की सेना यहाँ पर मुस्लिम है, इस क्षेत्र में अपने कुछ एक विशेष जनजातीय कबीलीय जनजाति बोलते हैं, उसको यहाँ पर ला करके बसाना क्या कर देती है, शुरू कर देती है, और धीरे धीरे इस क्षेत्र पे कब्जा करना शुरू कर देती है। पाकिस्तान की सेना है
वो यहाँ पे कब्जा करना प्रारंभ कर देती है। और लगभग लगभग क्या है, इस क्षेत्र पर, इतने क्षेत्र पर कब्जा हो जाता है, तब जाके हरी सिंह को पता चलता है कि पाकिस्तान ने क्या कर लिया, कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लिया। अब हरी सिंह को भी पता था कि अगर अब मैं पाकिस्तान के अंदर मिलूं तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि कब्जा तो वैसे कर ही रखा है, मुझे कुछ मिलना है नहीं। तो हरी सिंह ने क्या किया, वल्लभ भाई पटेल से बात करते हुए भारत के अंदर विलय पत्र पर क्या कर दिए, इसने साइन कर दिए और कुछ विशेष अधिकार दे दिए गए, एक प्रकार से कि आपके लिए कुछ रियायतें हैं, भाई आपका राज्य अच्छा है, इसको लेकर के कुछ रियायतें दे दी जाती है। और जहां पर जो पाकिस्तान ने कब्जा किया था, इस कब्जे को हटाने के लिए भारतीय सेना यहाँ पर क्या आ जाती है, युद्ध करने के लिए आ जाती है। इधर से पाकिस्तान की सेना आ जाती है। अब सेना आ जाती है, वल्लभ भाई पटेल तो यही चाहते हैं कि युद्ध हो जाए और भारत जो पाकिस्तान ने जिस क्षेत्र पर कब्जा किया है उसको वापस आजाद करवा ले। लेकिन अपने इस समय प्रधानमंत्री कौन होते हैं, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि अपने इसे लड़ करके वापस नहीं लेंगे। विश्व स्तर पर एक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अपने इस संगठन में जाएंगे और वहां पर अपने मुद्दा उठाएंगे और जिस क्षेत्र पे पाकिस्तान ने कब्जा किया है वहां पे अपने क्या कर लेंगे, वो वापस ले लेंगे। तो यूएनओ के अंदर गए तो यूएनओ ने कहा कि एक बार आप युद्ध रोक दीजिए। अब युद्ध रोका गया, तब भारत और पाकिस्तान की जो सेना है वो इस क्षेत्र में मान लो यहाँ आमने सामने, तो युद्ध विराम हो गया। युद्ध विराम हो गया तो ये क्षेत्र किसके कब्जे में रह गया, पाकिस्तान के कब्जे में रह गया। और ये इधर वाला भाग ये किसके कब्जे में आ गया, भारत के कब्जे में आ गया। तब से लेकर अब तक ये स्थिति बनी हुई है। ये जो सारा क्षेत्र है, ये सारा क्षेत्र क्या कहलाता है, ये सारा क्षेत्र कहलाता है POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, इस रेखा को क्या कहा जाता है, LOC। LOC का मतलब क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल, कि इस लाइन के द्वारा युद्ध को कंट्रोल किया गया था। ये स्थिति है यहाँ पे। अब इस लाइन ऑफ कंट्रोल के इधर तो भारत का भाग है और इस लाइन ऑफ कंट्रोल के इधर भी भाग तो भारत का ही है, लेकिन पाकिस्तान ने उसमें क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है, जिसे अपने POK के नाम से जानते हैं। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। अब एक कहानी और होती है आगे चल करके, जब चीन के साथ में अपने पढ़ेंगे। इधर कौन सी जनसंख्या है, बौद्ध लोग रहते हैं, जो बुद्ध को मानते हैं वो रहते हैं। इधर कौन सा देश है, चीन। चीन ने भी इस भाग पे क्या कर रखा है, इधर कब्जा कर रखा है। जो चीन अधिकृत कश्मीर है या लद्दाख का क्षेत्र है, और यहाँ पे जो लाइन है इस प्रकार की, इस लाइन को अपने बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक्चुअल में भारत का अधिकार है वो किस लाइन तक है, तो इस लाइन तक है, ये LAC है। इसके बारे में भी अपने बात करेंगे। ये कहानी आई है क्या समझ में, या नहीं आई। अब पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान आतंकवादियों को भेज करके, और ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग में जो घटनाएं हैं, आतंकवादी घटना होती है, उसको अंजाम देते हैं अपने इसके अंदर। जैसे कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं, इसमें शामिल होते हैं जैसे पुंछ, उरी, ये प्रमुख रूप से यहाँ पे घटनाएं हैं वो ज्यादा हो रही है, बिल्कुल उस सीमा के पास में स्थित है। तो ये कहानी रहती है यहाँ पे। तो हमें क्या बनाना है इसमें, हम बड़ी बड़ी बात लिख लेते हैं। हमें कोई राजा रुजा से प्रश्न पूछने की तो संभावना है नहीं। हमारे तो प्रश्न आएगा, तो हमारे ये प्रश्न आएगा कि इस लाइन का नाम क्या है। ये लाइन अपने यहाँ बना लेते हैं। इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है LOC, और LOC का मतलब है लाइन ऑफ कंट्रोल। इसे अपने बोल सकते हैं
युद्ध विराम सीमा, ठीक है। और ये इधर वाला है क्षेत्र पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। इसमें मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, कश्मीर का वह क्षेत्र जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, वो पाक अधिकृत कश्मीर है। कर लिया क्या यहां तक नोट? फिर ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसे मानने के लिए एक समझौता होता है। कौन सा समझौता होता है? शिमला समझौता। कब होता है शिमला समझौता? 1972 में। किन के बीच में होता है? भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है। करने वाले कौन कौन होते हैं? तो एक तरफ होती है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, और दूसरी तरफ है जुल्फिकार अली भुट्टो, है क्या? जुल्फिकार अली भुट्टो। ये इन दोनों के बीच में क्या होता है? ये समझौता होता है। और इस समझौते के तहत क्या होता है? भारत ने एलओसी को स्वीकार किया। सही काम किया क्या? ये गलत काम कर दिया। क्यों स्वीकार करें? जब अपनी सीमा यहां तक है, तब हम इस सीमा को क्यों स्वीकार करें? यानी कि एक प्रकार से हमने ये कह दिया कि ये क्षेत्र किसका है? पाकिस्तान का है। तो ये काम गलत हो गया, ये काम नहीं करना था शिमला समझौते के तहत 1972 के अंदर। बस ऐसे ही पड़ा था, लड़ाइयां चल रही थी, कभी वो इधर आ जाते, कभी अपने उधर चले जाते, ऐसे चल रहा था सिस्टम। देखो एक बात और अगली समझते हैं अपने। अगली बात अपने समझे तो विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। यहां पे है लगभग इस प्रकार से ये ग्लेशियर ऐसे फैला हुआ है, जो आधा पीओके के अंतर्गत आता है, और आधा तो क्या, आधे से कम ही आता है उधर, और ज्यादातर कहाँ आता है? ये भारत के अंदर आता है। अब इसमें क्या विवाद था? अब एलओसी के अंदर सेना रहेगी, तो एलओसी के अंदर वो वाला भाग भी तुम्हारा है, उसकी भी तो रक्षा करनी पड़ेगी। अब उसकी रक्षा करनी पड़ेगी तो उसकी रक्षा करने में खर्चा आता है। खर्चा कितना का आता है? तो खर्चा बहुत ज्यादा आता है। ये लगभग जो ग्लेशियर है, इसकी लंबाई है, कितनी लंबाई है इसकी? कुल लंबाई है इसकी लगभग 75 किलोमीटर। कितने किलोमीटर लंबा है? 75 किलोमीटर। और पाक के अधीन आता है ये लगभग 33%, और 66% कहाँ आता है? ये भारत के अधीन आता है। तो अब लगभग मान लो कि हम सागर से कितने ऊंचे रहते हैं? सागर तल है ये सागर तल है, यहां से सागर है इधर, और हम रहते हैं लगभग यहां पर, लगभग 201 मीटर ऊंचाई पर रहते हैं सागर से, है ना। और ये जो सियाचिन वाला भाग है, ये ऊंचा है लगभग लगभग आप ऐसे मान के चलो
6000 मीटर के आसपास ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 6000 मीटर के आसपास ऊंचा है। 6000 मीटर के आसपास ऊंचे होने का मतलब हो गया कि जब हमारे तापमान 20 डिग्री होता है ना, अपने 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, तब यहाँ पे कितना तापमान होगा? 1165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तब 1 डिग्री तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो 1650 मीटर की ऊंचाई पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाएगा। और ये कितना है? 6000 है। तो 16 का पहाड़ा पढ़ दो, कितने तक? माइनस का 20, डिग्री तापमान तो नॉर्मल बात है। इधर -50 50 चला जाता है। इधर सर्दियों के अंदर माइनस, जब अपने 0 डिग्री होता है तो वहां -50 60 डिग्री तापमान होता है। और ऊपर से इतना ऊंचा है कि वहां पे जा पाना बहुत मुश्किल है। तो वहां पे जब सेना रहती है तो उसके अंदर खर्चा बहुत लगता है। खर्चा ज्यादा लगता है। तो पाकिस्तान की हालात अपने को पता है, सदा से ही ऐसा रहा है, आज की बात नहीं है। जब से आजाद हुआ है ना, तब से यही हालात है इसकी। कभी थोड़े बहुत पैसे आ गए, कभी कंगाल हो गया, फिर थोड़े बहुत इधर उधर से लेके इधर उधर कर दिए, तब से ऐसा ही चल रहा है। भी मरा नहीं है, जी रहा है, लेकिन जीने वाली बात नहीं है। अब लगभग 1984-85 के आसपास की अपने बात करें तो भारत और पाकिस्तान दोनों आपस में एक समझौता करते हैं। समझौता क्या करते हैं? समझौता ये होता है आपसी सहमति से कि ये जो एलओसी वाला क्षेत्र है ना, एलओसी वाला क्षेत्र के अंदर जो अपने सियाचिन ग्लेशियर वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र को अपने क्या कर देते हैं? खाली कर देते हैं। भारत कहता है कि मैं अपनी सेना हटा लेता हूँ, पाकिस्तान कहता है कि मैं अपनी सेना यहाँ से हटा लेता हूँ। भी यहाँ इतना ऊंचा युद्ध लड़के अपने क्या करेंगे इस ग्लेशियर का? अपने अपने घर चलते हैं, आराम से रहते हैं, खाली छोड़ देते हैं इसको। तो भारत वालों को लगा कि ठीक है, पाकिस्तान को अक्ल आ गई, ये युद्ध करना नहीं चाहता, आपने छोड़ करके उसे आगे एक बार के लिए पाकिस्तान भी यहाँ से चला गया। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से आए ना, लगभग इस ग्लेशियर पे क्या कर लिया? पाकिस्तान की सेना ने कब्जा कर लिया। हमें 6 महीने बाद में पता चला, अपने 6 महीने बाद में देखने गए थे कि देख के आते हैं कैसा है। आगे देखे तो आगे वो बैठे थे गुलाम अली, कासम खां और वो सारे आतंकवादी बैठे थे, सेना नहीं थी, आतंकवादी ज्यादा बैठे थे, सेना कम थी, क्योंकि वहां सेना और आतंकवादी लगभग एक जैसी सी कहानी चलती है। तो सारा क्या कर रखा था? कब्जा कर रखा था। अब भारत वालों ने सोचा कि ये तो काम खराब हो गया, वापिस कैसे ले? तो वापिस लेने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन मेघदूत। 1984 में तो समझौता होता है और 1985 के अंदर एक ऑपरेशन चलाया जाता है इसे वापिस आजाद कराने के लिए। हाँ, 84 में समझौता है। 6 महीने बाद है क्या? चलो ठीक है, अपने 84-85 पढ़ लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं अपने भारत, ऐसे लिखते हैं अपने भारत पाक के मध्य सियाचिन ग्लेशियर को खाली करने को लेकर समझौता हुआ। लेकिन इसे खाली करने के पश्चात पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर लिया। भारत ने इसे ऑपरेशन
मेघदूत चलाकर पुनः प्राप्त किया। तो ये बात हमें ध्यान रख लेंगे कि ऑपरेशन मेघदूत का संबंध है वो कौन से ग्लेशियर से है? सियाचिन। और सियाचिन ग्लेशियर की लगभग लंबाई कितनी है? 75 किलोमीटर। तो ये एक विवाद और यहाँ आपने पढ़ लिया। और पाकिस्तान के साथ में कोई विवाद है क्या? पाकिस्तान के साथ सारे विवाद ही हैं हमारे। और है क्या पाकिस्तान के साथ? विवाद ही है। मैत्रीपूर्ण है कि संबंध मुझे तो लगता नहीं है। जितने हैं सारे विवाद है। सिंधु जल विवाद है, सरक्रीक विवाद है। चलो ये नोट कर लिया सभी ने। आगे चलते हैं। इसके बाद लिखते हैं सिंधु नदी जल विवाद। सिंधु नदी जल विवाद। वो कहते हैं ना कि जब साथ में रहते हैं तब बड़े अच्छे से रहते हैं, और जब कोई परिवार अलग होता है तो फिर जब लड़ाइयां होती है तो वो लड़ाइयां ही भयंकर ही होती है। फिर जब सर्वसहमति से परिवार अलग नहीं होता ना, फिर लड़ाइयां ही होती है। तो हम टाइम तो नहीं हुआ अभी। चलो लिखते हैं अगला विवाद। कौन सा विवाद है? सिंधु नदी जल विवाद। देखो ये कहानी कैसी है? कहानी बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक परिवार से, अपने पिता से, माता पिता से एक लड़का अलग होता है ना विवाह के बाद में, बिल्कुल वैसी कहानी। तब जोश जोश में पाकिस्तान अलग हो गया कि हम अलग रह लेंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। बिल्कुल वही कहानी थी। अलग हो गए। अलग होने के बाद में धीरे धीरे पता चला कि घर भी चाहिए होता है, घर में चूल्हा भी होना चाहिए, लकड़ी भी होनी चाहिए, आटा भी होना चाहिए, नमक मिर्च भी होना चाहिए। धीरे धीरे पता लगता है। जब भारत पाकिस्तान अलग हुए तब पाकिस्तान ने ठीक है कि ये क्षेत्र मेरा है, हम यहाँ रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमसे कुछ पैसे ले लिए, उससे कोई घर घर बना लिए, कोई खर्चा था वो कर लिया, पैसे दिए थे बिल्कुल भारत ने अलग होने के बाद में। तो अब, और वो गांधी जी के कहने पे दिए थे, हम तो नहीं दे रहे थे। गांधी जी ने कहा था कि इनको पैसे नहीं दोगे तो मैं मर जाऊंगा, फांसी ले गए, तो देने पड़े थे। देख लेना, इतिहास पढ़ लेना, पता लग जाएगा। चलो अपने इसमें बात करते हैं। देखो इसमें सिस्टम क्या है। सिंधु जो नदी तंत्र है, सिंधु जो नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र में कितनी नदियां शामिल है भाई? सबसे महत्वपूर्ण तो नदी कौन सी है? खुद सिंधु। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। सिंधु के अलावा इसमें आती है झेलम, चिनाब, रावी। लिख लेते हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये नदियां हैं प्रमुख रूप से जो इस प्रकार से यहाँ बहती है अपने भारत के अंदर। और इनका जल कहाँ जाता है आगे चल करके? पाकिस्तान में जाता है। हाँ, कौन सी? वो तो इनकी सहायक है। ऐसे तो इसकी खूब सहायक है ना, वो उनके बारे में अपने ज्यादा बात नहीं करेंगे, वो सारी सिंधु में ही आ गई।
अब इसमें कहानी क्या है? कहानी क्या है कि जब 1947 को आजाद हुए तब पानी को लेकर के कोई समझौता नहीं किया, पानी की डिग्गी को लेकर के कोई समझौता नहीं किया, टूटी को लेकर के कोई समझौता नहीं किया, अलग अलग हुए थे। अब जैसे भारत अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, भारत ने ये जो सिंधु नदी है या सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उन पर बांध बनाने शुरू कर दिए। अब हम बांध बनाएंगे तो बांध में पानी तो इकट्ठा करेंगे, कोई समझौता ही नहीं हो रखा। अब पानी इकट्ठा करने लगे तो पाकिस्तान में पानी कम जाने लग गया, पाकिस्तान में पानी कम जाने लग गया। तब पाकिस्तान वालों को याद आया कि घर के लिए पानी भी चाहिए होता है, और वो भागे भागे गए यूएनओ के पास में, या जो विश्व बैंक है उसके पास में गए, क्योंकि हम जो यहाँ पर ये बना रहे थे, जो अपने पास बीतते पैसे अपने पास ही नहीं थे, हमने उधार उधार लेके बढ़ाए थे उस समय। अब हमें जो पैसा दे रहा था उसके पास में चले गए विश्व बैंक के पास में पाकिस्तान वाले, कि आपने उन लोगों को पैसा दे दिया, पाकिस्तान ने कहा वो हमारे पानी को रोक रहे। तो विश्व बैंक ने हमें कहा कि आप पाकिस्तान के पानी का डैम बना रहे हो, तो हमने कहा कि हमारा कोई समझौता ही नहीं हुआ, हम तो हमारे पानी को रोक रहे हैं, पाकिस्तान वाले को थोड़ी रोक रहे। जो भारत में पानी बह रहे हो भारत का, जो पाकिस्तान में जा रहे हो पाकिस्तान गए, हम तो हमारे पानी रोक रहे। तो फिर इसने क्या है, पाकिस्तान ने विश्व स्तर पर लोगों दूसरे देश है उनको साथ लेकर के विश्व बैंक पर दबाव बनाया कि आप भारत को पैसे मत दो। तो विश्व बैंक ने क्या है, पैसे देने के लिए तो समझौता हो रखा था। तब विश्व बैंक ने कहा कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या करवा देते हैं, समझौता करवा देते हैं। तो इसके चलते भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी के जल को लेकर के एक समझौता होता है, जिसे किस नाम से जानते हैं, अपने सिंधु जल समझौते के नाम से जानते हैं, जो 1960 के अंदर होता है। तो ये कहानी रहती है इसमें। इसमें दो प्रकार के प्रावधान होते हैं। तो विवाद क्यों हुआ, लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझौते में क्या है याद करना है, क्योंकि पता ही है कि पानी रोक लिया भारत ने इसलिए विवाद हो गया। और समझौते में क्या होगा, हिस्सेदारी बांट दी जाएगी, कितनी हिस्सेदारी किसको मिलती है, कौन सी नदी की, वो हमें नोट करनी। तो देख लेते हैं अपने। एक बात तो लिख लेते हैं, भारत ने सिंधु व उसकी सहायक नदियों पर विश्व बैंक के सहयोग से विश्व बैंक के सहयोग से या आर्थिक सहयोग से जल परियोजना जल परियोजनाओं का निर्माण प्रारंभ किया, जिसका पाकिस्तान ने विरोध करते हुए जिसका पाकिस्तान ने विरोध करते हुए विश्व बैंक में शिकायत की। तो आगे चल करके क्या होता है, समझौता होता है, जिसे किस नाम से जानते हैं, अपने सिंधु जल समझौता 1960 में। भारत और पाकिस्तान के बीच में यह समझौता होता है। एक तरफ होते हैं जवाहरलाल नेहरू, भारत की जो अध्यक्षता कर रहे होते हैं जवाहरलाल नेहरू, और एक होता है पाकिस्तान का जो अध्यक्षता कर रहा होता है, उसका नाम है जनरल अयूब खान। और इनकी मध्यस्थता कौन कर रहा होता है, तो जो अपने विश्व बैंक है, इस विश्व बैंक का अध्यक्ष होता है, उसका नाम है रेमंड। रेमंड इनकी क्या करता है, मध्यस्थता करता है, या इस समझौते की अध्यक्षता करता है, एक ही बात है। रेमंड ब्रैकेट में लिख देंगे, विश्व बैंक का
क्या था, एक कौन से पोस्ट पे था ये विश्व बैंक में? विश्व बैंक में पता नहीं ये पहले पूर्व अध्यक्ष था, पता नहीं ऐसी इसकी कोई पोस्ट थी। ऐसे लिख देते हैं, विश्व बैंक का अधिकारी रेमंड। विश्व बैंक के नेतृत्व में ये क्या हो जाता है, समझौता होता है। इस समझौते के अंदर दो बातें सामने निकल करके आती है। कौन कौन सी दो बातें हैं? कि सिंधु झेलम, ये सिंधु है, ये झेलम है और ये चिनाब है। सिंधु, झेलम और चिनाब, ये जो नदियां हैं, इन नदियों का 80% पानी पाकिस्तान उपयोग में लेगा और 20% पानी भारत। ठीक है। और दूसरी कौन सी नदियां रहेगी? सतलज, रावी और व्यास, ये जो नदियां हैं, इन नदियों का 80% पानी भारत का होगा और 20% पानी पाकिस्तान का होगा। यह समझौता होता है और पाकिस्तान इस समझौते पे मान जाता है। लेकिन पाकिस्तान बाद में क्या है, शरारतें करते रहता है। कभी कहता है कि सिंधु नदी के अंदर जो पानी है भारत 20% से ज्यादा रोक रहा है, और कभी ऐसे कह देते हैं कि सतलज और उनकी जो सहायक नदियां हैं उनका 20% पानी हमारे पास आ ही नहीं रहा, भारत वाले ज्यादा स्ट्रोक कर रहे हैं। ये चलता ही रहता है, राजनीति है। लेकिन भारत ने खूब बांध बना रखे हैं यहाँ पे। कौन सी परियोजना है जो विवादित परियोजना है भारत पाकिस्तान के मध्य, उस परियोजनाएं लिख सकते हैं, लेकिन अपने आगे पढ़ेंगे, जहां परियोजना पढ़ेंगे वहीं देखेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग परियोजना सारी विवादित ही है। तुलबुल परियोजना है, दुलस्ती परियोजना है, बगलीहार परियोजना है, सलाल परियोजना है, निमो बगाजो परियोजना है, ये सारी की सारी विवादित परियोजना है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो यहाँ तक की कहानी आ गई समझ में सभी के?